जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तीन अहम खबरों पर आपसे बात करनी है। एक तो शहबाज शरीफ साहब को बैनुल-अक़वामी तौर पर एक बहुत बड़ा एजाज़ मिला, एक ऐसा एजाज़ जिसके इमरान खान साहब हमेशा से मुतमन्नी और दाई रहे, लेकिन दुनिया ने उन्हें मुंह नहीं लगाया। और ये जो एजाज़ मिला है उन्हें, इसका पाकिस्तानी सियासत से, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका इंटरनेशनल ताल्लुक है। और शहबाज शरीफ साहब खुशकिस्मत आदमी हैं कि उन्हें ये एजाज़ मिला है। पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत की बात है। और वो नायब सदर होंगे जो अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, यानी 27वां इजलास जो है ममालिक का, जो क्लाइमेट के हवाले से तशवीश के शिकार हैं या उसके हवाले से कंसर्न है, उसके 27वें इजलास की नायब सदारत जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में आई है। और ये इजिप्ट में हो रहा है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इसको कहा जाता है, और इसकी सदारत इजिप्ट कर रहा है। और 195 ममालिक में से शहबाज शरीफ साहब को नायब सदारत मिली। जाहिर है पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है, लेकिन कुछ अरसा कबल आप एक फितना पर्दाज शख्स की कहानी सुनते थे और वो कहते थे कि मेरे से बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट कौन है, मैंने बिलियन ट्री सुनामी लगाया और पता नहीं क्या किया। इस तरह की कहानियां उन्होंने बहुत सुनाई, लेकिन पाकिस्तान में तो वो मसाला सेलेबल था। इंटरनेशनली किसी ने उसको घास नहीं डाली, क्योंकि दुनिया को पता है इमरान खान साहब ने बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर क्या कुछ किया। हम नहीं कह सकते थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी। और तो वो जनाब खान साहब के को वो एजाज़ नहीं मिला। वो हमेशा से अपने आप को सबसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट कहते थे, माहिर माहौलियात, लेकिन कुछ उनके साथ ऐसा नसीब नहीं हुआ। ये शहबाज शरीफ का नसीब था, तो उन्हें बहुत बड़ा एजाज़ मिला। इसके हवाले से मजीद भी बात करेंगे। दूसरी बात ये है, खान साहब एक तरफ तो धरने का प्लान बना रहे हैं और बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, जो और उनकी मेन स्ट्रेंथ केपीके है। केपीके में जो है वहां से वो कह रहे हैं कि लोग लाएंगे, लेकिन केपीके की अपनी सूरत हाल क्या है। केपीके में इस वक्त 3 तरह के एहतजाज हो रहे हैं। पहला एहतजाज जो है वो हो रहा है असातिज़ा का, जिनको पिछले दिनों डंडे मारे गए, टीयर गैसिंग की गई और 8 से 12 लोग जख्मी भी हुए, पुलिस वाले भी जख्मी हुए, दोनों तरफ से पथराव हुआ। तो एक तो वो एहतजाज कर रहे हैं, जिना पार्क में वो बैठे हुए हैं। दूसरा एहतजाज हो रहा है लेडी हेल्थ वर्कर, नर्सेस, उनके अपने मुतालबात हैं तनख्वाहों के हवाले से, जॉब ड्यूरेशन के हवाले से, जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के हवाले से वो एक अलहदा धरना देकर बैठे हुए हैं खवातीन। तीसरा एहतजाज जो जोर पकड़ रहा है, जो जिसमें आगे जो है एग्रेशन की भी इम्कानात नजर आते हैं और वायलेंस के भी इम्कानात नजर आते हैं, वो है यंग डॉक्टर्स की जानिब। खान साहब ने हमेशा, पीटीआई ने यंग डॉक्टर्स को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया, लेकिन ये कानून कुदरत है कि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हैं अल्टीमेटली उसमें खुद गिरते हैं। यंग डॉक्टर्स का जो केपीके में एहतजाज है वो बड़ा रीजनेबल है, और उनकी जो डिमांड्स हैं वो बड़ी जस्ट हैं, बड़ी मुनसिफाना डिमांड्स हैं। उनके साथ जो कुछ किया गया उनके प्रेसिडेंट के साथ, वो मैं आपको तफसील बताऊंगा कि वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं। और तीसरी बात जिस पे हमने बात करनी है वो ये है कि जनरल बाजवा की एक तकरीर हमने सुनी थी, और वो पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने चंद इबाम में जुमले कहे थे, और उससे हमें ये नहीं पता चल रहा था कि मुखातिब कौन है। और उन्होंने यही कहा था जी कि ये जो है मुल्की ये जो है सियासी तौर पर और माशी तौर पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे ये कोई फर्द हो, ग्रोह हो या कोई मुल्क हो। तो जो सीनियर लेवल पे लोग होते हैं वो इमरान खान की तरह तो बात नहीं करते, वो इसी तरह इबाम में बात कर देते हैं कि जी ये चीज़ें। और मेन उसमें बात यही थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट करने दी जाएगी किसी को, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करने दी जाएगी। अच्छा, हर इदारे में,
हर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, और ये पाकिस्तान में जरा ज्यादा कल्चर है, दुनिया में भी होता होगा। वो ये है कि जब ऊपर से कोई शख्स कोई हल्की सी बात करता है कि नहीं यार ये मजा नहीं आया, अच्छा फिर जो नीचे वाला स्टाफ होता है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो इस बात को कि मजा नहीं आया, वो उस चीज की धज्जियां उड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा होता है, शायबा होता है, शुबा होता है कि उनका बॉस जो है इस चीज के हवाले से खुश नहीं है। या हमने बहुत सारी मीटिंग्स में देखा है, मैं थोड़ा सा आपको मीटिंग्स के हवाले से बात कर दूं कि जिसमें कोई सेक्रेटरी या कोई मिनिस्टर बैठा हुआ है, अच्छा जो आप उन्हें कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई आइडिया लेके गए हैं, कोई बजट अप्रूव कराने के लिए लेके, पाकिस्तानी कल्चर ऐसा है कि लोग जो प्रेजेंटेशन का या जो कुछ पेश किया जा रहा है उसका कंटेंट कम देखते हैं कि वो आदमी क्या बात कर रहा है। लोगों की ज्यादातर तवज्जो होती है कि जो टॉप ऑफ द टेबल पर जो शख्स बैठा है उसका उस प्रेजेंटेशन पर, उस सवाल पर, उस गुफ्तगू पर, उस बजट पर क्या रिएक्शन है। अगर वो जो टॉप पे जो शख्स होता है वो इशारतन ही बात करता है अमूमन, क्योंकि उसे पता होता है कि बाकी पार्टियां जो हैं मामला संभाल लेंगी। फर्ज कीजिए कि वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है, अच्छा बस ये कहने की देर होती है तो जो 15-20 हमारी होते हैं वो तो कयामत ही मचा देते हैं, जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं कि यार इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और फर्ज कीजिए कि किसी प्रेजेंटेशन के बारे में, किसी बजट के बारे में वो ये कह देता है कि नहीं यार ये कुछ ठीक नहीं लगता। अब वो जो 12-15 हवारी बैठे होते हैं जो जरा ग्रेड में कम अफसरान होंगे या पॉलिटिशियन होंगे या ब्यूरोक्रेट्स होंगे या बिजनेसमैन होंगे, जब वो ये सुनते हैं कि नहीं 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 ये ठीक नहीं हुआ, तो फिर वो उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं और फिर वो उसको नहीं बख्शते। उनका ध्यान वो जो कुछ कहा जा रहा है, जो प्रेजेंट किया जा रहा है, बदकिस्मती से उसके ऊपर नहीं होता। उनका सारा ध्यान ये होता है कि जो टॉप पे इंसान बैठा है, जो प्रेजेंटेशन ले रहा है, वो कैसे रिएक्ट करता है। ये बड़ी गुलामाना सी सोच है, लेकिन है हमारे माशरे में, और सिर्फ हमारे माशरे में नहीं, सारी दुनिया में ये है कि जो टॉप पे शख्स बैठा होता है उसको लोग प्लीज करने के लिए मुख्तलिफ तरह के हीले बहाने तलाश करते हैं। ये सारी मिसाल मैंने आपको इसलिए दी कि अभी आर्मी चीफ साहब ने, वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वो पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए 2-3 बातें की। यंग लोगों से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि भाई प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज पर ज्यादा ध्यान ना दें। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई माशी अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब वो तो कह के चले गए, अब काम जो है बाकी पार्टियों के हवाले हो गया, और बाकी पार्टियां अल्हम्दुलिल्लाह सारी पार्टियां उनकी हैं, उसमें एजेंसियां भी आती होंगी, नीचे रैंक के लोग भी आते होंगे, उसमें मीडिया भी आता होगा, उसमें शायद कहीं कहीं अदलिया भी आती हो, और तो उन सबको एक मैसेज मिल गया कि जो मर्जी करें, 2 चीज़ों का असूल बना लें कि भाई मुल्क की अदम इस्तेहकाम की, माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम की इजाज़त नहीं की। अब जब ये असूल वज़ा हो गया है, ऊपर से कमांड आ गई है, तो फिर आप देखिए कि उसके हवाले से हमें कई जगह से खबरें जो उन्होंने बयान दिया था उससे उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है कि जनाब किसी तरह का अदम इस्तेहकाम नहीं पैदा करना दिया जाए, धरने वालों की ऐसी की तैसी। और ये जो है अदालतों को भी मैसेज चला गया, नैब को भी मैसेज चला गया, इमरान खान को भी मैसेज चला गया, बाकी सियासी जमातों को भी क्लियर हो गया कि भाई ये हमारी रेड लाइन है, इस रेड लाइन से क्रॉस नहीं करना। तो अब जहन में रखें कि वो जो इस मैसेज के बाद जो 10-15 हवारी हैं, उन्होंने हर उस शख्स के साथ, हर उस जमात के साथ, हर उस इदारे के साथ करना क्या है जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और वो जो कुछ करेंगे, वो जो पहला मैसेज था उससे 10 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, क्योंकि वो बॉस को
प्लीज करने की कोशिश करेंगे। और ये हर जगह को, मतलब मैं बहुत अनहोनी बात नहीं हो रही, ये हमेशा से होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मीडिया हाउस है, कोई एजेंसी है, कोई इदारा है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें मतलब ये आपके ख्याल में जब नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी या इमरान खान अपने लोगों से मुखातिब होते होंगे तो वो भी यही देखते होंगे ना कि मियाँ साहब का मूड कैसा है, मियाँ साहब खुश हैं उस बंदे से, नहीं खुश होते होंगे तो सारे उसकी जो है ना भट्टा ही बिठा देते होंगे बकौल मियाँ साहब। तो ये कल्चर है। तो बहुत क्लियर कट मैसेज मिल रहा है और इस मैसेज के हवाले से आप आगे देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें मुतहरिक हो जाएंगी, मीडिया भी मुतहरिक हो जाएगा। नहीं 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 यार, ये तो आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं। अदालतें भी इस हवाले से कुछ ना कुछ करेंगी और कोई पता नहीं खान साहब का जो धरना है उस हवाले से भी कोई फैसला फूसला आ जाए। बहरहाल ये तो वो बात हो गई कि अब नीचे वाले लोग किस तरह काम करेंगे। दूसरी बात केपी के इमरान खान साहब का सबसे मजबूत इलाका है, वहीं से वो धरना तख्लीक करते हैं, वहीं से बंदे आते हैं। जो भी पार्टी हुई, जो भी जलसा हुआ, उसमें केपी के से लोग ना आते तो इमरान खान की पजीराई इतनी ना नजर आती। इमरान खान ने केपी के में जो जलसे भी किए, सवाए पेशावर और चारसक्का के, वो जलसे बड़े थे और स्ट्रेंथ है। लेकिन केपीके के अंदरूनी हालात इस वक्त, जबकि एक तरफ धरने के लिए हलफ लिया जा रहा है और दूसरी तरफ केपीके के अंदरूनी हालात क्या हैं, वहां पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, वहां पर जो पुलिस तशद्दुद कर रही है, वो बड़ा ही जालिमाना है। उसमें 3 तरह के तबके इस वक्त सरापा एहतजाज बने हुए हैं। पहला तबका आपने देखा कि वो प्राइमरी हेडमास्टर थे, उन्हें उस दिन आज से 5 रोज पहले मारा गया, पीटा गया, टीयर गैसिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। असातिज़ा में से जो इत्तलात हैं तकरीबन 8 से 12 अफराद जो है जख्मी हुए, इतना ही शायद पुलिस वाले जख्मी हुए। और इसका मतलब है कि वायलेंस दोनों तरफ से हुआ, अग्रेसिव लोग हैं और वो पुरअमन एहतजाज की खातिर नहीं है, उनके मुतालबात ना माने गए तो फिर वो मजीद रिएक्ट करेंगे। अच्छा, मारपीट के बाद लोगों ने समझा कि ये एहतजाज खत्म हो जाएगा, लेकिन एहतजाज खत्म नहीं हुआ। आज 5वां रोज है, वो 2-2.5 हजार लोग जिना पार्क में उसी तरह बैठे हुए हैं। और ये वो इलाका है जहां 10 साल से केपीके के में इमरान खान की हुकूमत है और इस इलाके से ही उन्होंने धरना निकालना है। पहले अपने लोग तो संभाल लें, फिर उसके बाद धरने की तरफ जाए। दूसरा एक एहतजाज हो रहा है खवातीन का। अच्छा, केपी के जैसी जगह पे खवातीन का एहतजाज बड़ा बामानी है। वो इसलिए कि वो जाहिर है तंग आमद बजंग आमद वाली बात है ना, कि इस स्टेज तक वहां पे यूजुअली खवातीन इस तरह के एहतजाज में हमने देखा कि नहीं आती। हर इलाके का अपना कल्चर होता है और उस कल्चर का एहतराम करना चाहिए। तो वो खवातीन तंग आकर अब मैदान में आ गई हैं। उन्होंने कहा भाई हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, तो वो भी अपने एहतजाज पे निकली हैं। ये लेडी हेल्थ वर्कर, नर्सेज, और इनके मुतालबात वही पुराने हैं कि वो जनाब सैलरीज का, जॉब सिक्योरिटी का, और केपी के हुकूमत ने इस हवाले से कुछ नहीं किया, कख नहीं किया और ये मामला दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं उनके। तो ये भी इस वक्त एहतजाज पे निकले। तीसरा एहतजाज बहुत दिलचस्प हो रहा है कि इमरान खान ने हमेशा यंग डॉक्टर्स को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वो याद होगा कि इन्होंने लाहौर में पीआईसी पे भी हमला कर दिया, मरीजों के ऑक्सीजन मास्क छीन लिए, मरीजों पे डंडे बरसाए। वो इसलिए कि यंग डॉक्टर्स का आपस में कोई इख्तलाफ चलता रहता है और उनको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया। वकला को और जो है यंग डॉक्टर्स को हमेशा इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया। लेकिन अब सूरत हाल बहुत तब्दील हो गई है। अब केपीके में यंग डॉक्टर सारे के सारे एहतजाज पर तुले हुए हैं और एहतजाज बड़ा लेजिटिमेट है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा। एहतजाज क्या है? एहतजाज ये है कि केपीके यंग डॉक्टर एसोसिएशन के एक प्रेसिडेंट थे, जाहिर है वो भी यंग डॉक्टर होंगे। वो जॉब करते थे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, जो केपीके का सबसे पुराना हॉस्पिटल है। वहां पर करप्शन
जाहिर है खान साहब जहां होंगे करप्शन तो होगी और दबा के करप्शन होगी। तो ये यंग बच्चे जो हैं ये उस तरह करप्शन से की तरफ मोटिवेटेड नहीं होते। और उनमें से ये जो प्रेसिडेंट थे यंग डॉक्टर वाले, इन्होंने काफी करप्शन के खिलाफ, जो कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में हो रही थी, इन्होंने एहतजाज की आवाज बुलंद की। जब एहतजाज की आवाज बुलंद की तो बजाय इसके कि उनके एहतजाज को सुना जाता और उस पर फौरी तौर पे एहतसाब का अमल शुरू हो जाता, वो जो खान साहब कहते हैं अमीर के लिए इंसाफ और गरीब के लिए इंसाफ, और वो वाली कहानी नहीं हुई। बल्कि वो जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने करप्शन की निशानदेही की थी पेशावर के सबसे पुराने और बड़े हॉस्पिटल में, नतीजा ये निकला कि उन्हें नौकरी से फारिग कर दिया गया। अच्छा, जब इस तरह की तंजीमों के किसी भी ओहदेदार के साथ आप कोई बुरा सलूक करेंगे तो वो एहतजाज पर होंगे। ये ना सिर्फ ओहदेदार थे बल्कि उस तंजीम के सदर थे, और साथ साथ ये दुरुस्त बात कर रहे थे, ये गलत बात नहीं कर रहे थे। ये थोड़ी कह रहे थे कि करप्शन होनी चाहिए, ये करप्शन रोकने की बात कर रहे थे। तो वो करप्शन रुकी तो नहीं, लेकिन उसके बाद उनको नौकरी से फारिग कर दिया। तो अब तीसरा एहतजाज केपीके में यंग डॉक्टर्स के हवाले से हो गया, एक असातिज़ा का, एक लेडी हेल्थ वर्कर का, और एक जो है अब यंग डॉक्टर्स के हवाले से। ये उस सूबे की कहानी है जहां से लॉन्ग मार्च निकालने का इमरान खान साहब का ख्वाब है, जहां से उनको पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मिलती है। ज्यादा दिनों तक केपीके के लोगों की कुछ खुसूसियात है, ज्यादा देर तक उनको इंसाफ ना मिले तो वो एहतजाज करते हैं, और वो एहतजाज जो है जरूरी नहीं कि बहुत पुरअमन, उस इलाके के लोगों का एक खास मिजाज है, वो बहुत ज्यादा ज्यादती बर्दाश्त नहीं करते। ये उस इलाके का कल्चर है जो कि एक ऐसी क्वालिटी है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये तीनों पार्टियां, अगर ज्यादा एहतजाज हो गया तो केपीके में जो है खान साहब की अपनी हुकूमत डगमगाने लगेगी और वो धरना शरना भूल जाएं, क्योंकि वहां पर उनकी हुकूमत जो है पुलिस की मदद से जो मासूम लोगों पर टीयर गैसिंग और लाठीचार्ज कर रही है वो बड़ा बहीमाना है। ये फिर इस्लामाबाद आकर ये नहीं कह सकते कि देखें मासूम लोगों पर जो है वो टीयर गैस फेंकी गई और लाठियां मारी गई। पहले अपने लोगों पर तो लाठियां मारने और टीयर गैस फेंकने से लोगों को रोकें, नहीं रोकेंगे तो फिर ये मामला खान साहब के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। आखिर में वो बात कि शहबाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा एजाज मिला। खान साहब हमेशा अपने आप को तारीख का सबसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट कहते रहे, और बिलियन ट्री सुनामी और ट्रिलियन ट्री सुनामी इस तरह का, और चंद पौधे शौधे लगाकर वहां से फारिग हो गए। पौधे शौधे कोई नहीं लगाए इन्होंने, और सारे ड्रामे किए, मीडिया की कंजम्पशन के लिए किया। लेकिन और पाकिस्तान में ये मसाला बेचते भी रहे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। तो पाकिस्तान में मीडिया की मजबूरी थी और लोग बेचारे क्या करते, मीडिया फंसा हुआ था खान साहब के अताब में, तो लोगों ने ये बड़ा जो है प्रोपोगेट किया। दुनिया पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडे को इस तरह नहीं देखती। खान साहब की बड़ी कोशिश थी कि इंटरनेशनली उनकी चीजों को रिकग्नाइज किया जाए, किसी ने नहीं रिकग्नाइज किया, किसी ने नहीं कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना फैलाने वाला है। तो अब जो एक यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी जो नायब सदारत है वो शहबाज शरीफ साहब को दे दी गई है। ये बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी तौर पर एजाज है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 27, ये 27 उसका इजलास है, और इसकी नायब सदारत जो है शहबाज शरीफ के पास, पाकिस्तान के पास, और सदारत इजिप्ट के पास आई है। शहबाज शरीफ साहब का एनवायरनमेंट में क्या रोल है, आप ये बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों जब पाकिस्तान में, और अभी भी वो सूरत हाल है, सैलाब आया, तो जिस तरह शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का केस बैनुल अक़वामी तौर पर एडवोकेट किया, उसकी बड़ी पजीराई हुई है। और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर मुख्तलिफ फोरम पे कहा कि ये भाई हमारा कसूर नहीं है, हमने दुनिया में जो फ़ज़ाई आलूदगी पैदा नहीं की, हमारा हिस्सा 1% होगा, और आप सारा खसारा पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीलियां, सैलाब, ज़लज़ले, जो है बारिशें, आंधी तूफान, ये सब कुछ दुनिया की वजह से हो रहा है। तो हमें
कंपनसेट किया जाए। हमें जो है ना, हम दुनिया के जो है मुजरिम नहीं है, हम तो मजलूम हैं। हमारे ऊपर ये जुल्म किया गया है दुनिया की फजाई आलूदगी ने। तो जिस तरह पाकिस्तान का केस बैनुल अक़वामी तौर पर शहबाज शरीफ ने एडवोकेट किया, उससे दुनिया भी कंसर्न हुई। और आपने देखा कौन कौन से लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं वो आए हैं, एंजेलिना जोली हैं। जो बाइडन ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों का बड़ा जिक्र किया। इसमें बहुत ज्यादा जिक्र करना चाहिए, बिलावल भुट्टो का बहुत ज्यादा किरदार है। उन्होंने भी बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको प्रोपगेट करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो ये सदारत जो नायब सदारत है, ये बेसिकली पाकिस्तान की कामयाबी है, शहबाज शरीफ की कामयाबी है, ये बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान की वजारत खारजा की कामयाबी है। ये बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए, एजाज की बात है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।